नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाई पूरन कुमार प्रकरण में लीगल मामले में, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है। अभी तक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हर व्यक्ति इस मामले को लीगल एड से भी देखना चाहता है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और ये मामला आगे जो पब्लिक जो चाहती है, परिवार जो चाहता है, वो क्या मामला है और सरकार और प्रशासन इस मामले में अभी तक क्या कुछ कर पाए हैं। तो आज हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप मलिक जी हैं, जो कि बहुत ही सीनियर मोस्ट वकील हैं और क्रिमिनल केसों को देखते हैं, सीबीआई के भी मामलों को कई बार वो देख चुके हैं। तो हम प्रदीप मलिक जी से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले में। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। एक जैसे ये आईपीएस वाई के पूरन कुमार ने जो सुसाइड किया और आज 7-8 दिन हो चुके हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है और जो सुसाइड नोट है वो 8-9 पेज का है और उसमें 14 से 15 आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों के नाम का जिक्र किया गया है कि ये लोग इस मामले में या मेरी जो सुसाइड मैंने जो किया है उसमें ये लोग इन्वॉल्व है और ये जिम्मेदार है। तो आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बहुत दुखद है कि किसी एक इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी ने किन्हीं कारणों से आत्महत्या की। ऐसा बहुत बड़ा कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ एक सुसाइड नोट सफिशिएंट एविडेंस नहीं होती किसी भी केस के लिए कि वो उसमें अभी जांच के बाद ये पता चलेगा कि उस सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है। उसमें जो लोग नाम लिखे हुए हैं जिनके, वो कितने शामिल हैं, उनकी कितनी जिम्मेवारी है। उसके अलावा जिनके नाम लिखे हुए हैं उनके अलावा भी क्या कोई और लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे या जिनकी वजह से कुछ हुआ। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। अभी केस शुरुआत भी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पीड़ित परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अड़ा हुआ है कि नहीं होने देना चाहते। मेरे को समझ में नहीं आती ये बात कि एक तो उनको अड़ना नहीं चाहिए और दूसरा ये पुलिस की तफ्तीश में आ जाता है कि जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है उसके अंदर पोस्टमार्टम मैंडेटरी है। 2 तरह के पोस्टमार्टम होते हैं, क्लिनिकल पोस्टमार्टम, एक मेडिको लीगल पोस्टमार्टम। क्लिनिकल पोस्टमार्टम के लिए फैमिली मना कर सकती है, लेकिन मेडिको लीगल पोस्टमार्टम के लिए परिवार की सहमति की या उनकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आप ये मानते हैं कि जो परिवार पोस्टमार्टम के लिए अभी मना कर रहा है तो हो सकता है कि वो एक सरकार पे प्रेशर डालने की बात हो ताकि जो सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं उन पे कार्रवाई हो सके? बिल्कुल ठीक बात है। ये उनकी यही मंशा है कि जो भी कार्रवाई करनी है वो उस पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये दबाव पोस्टमार्टम के बाद भी बनाया जा सकता है। आप क्रिमेशन के लिए मना कर सकते हैं कि हम बॉडी को अपने पास नहीं लें, क्योंकि आज की तारीख में वो बॉडी वो सरकार के कब्जे में, वो पुलिस के कब्जे में। पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराएगी, फॉरेंसिक को हैंडओवर करेगी, फॉरेंसिक उसकी सारी कार्रवाई करके वापस पुलिस को हैंडओवर करेगी, फिर पुलिस जो है परिवार को हैंडओवर। वो तब लेने से इनकार कर सकते हैं कि भाई हमारा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं लेंगे। पोस्टमार्टम के अंदर देरी जो है उस बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजेस ले आती है। वो देरी की वजह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकती बॉडी, उसमें काफ़ी कमियां रह सकती। तो हमारा मकसद जो परिवार का होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं होना चाहिए, अंत भी देखना चाहिए कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से आगे नुकसान हो। तो दोनों तरफ सोच कर चलना चाहिए। देखो, इसमें पोस्टमार्टम में तो जो भी कुछ आएगा वो सबको पता ही है कि उन्होंने सुसाइड किया है और रिवाल्वर से सुसाइड किया है। तो अब तो उसमें चेंजिंग जो आएंगे वो तो मेडिकली तौर पे ही देखा जा सकता है। फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है वो बता सकता है कि क्या हुआ, कि कैसे सुसाइड किया, रिवाल्वर से दाएं हाथ से किया, बाएं हाथ से किया, वो चीज़ें तो टेक्निकल बातें हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम जो होगा उसके बाद इसमें कोई ऐसी चीज़ तो निकल के आनी नहीं कि भाई इसमें ये आत्महत्या है या हत्या है, वो चीज़ तो इसमें है ही नहीं। तो स्पष्ट ही है कि आत्महत्या ही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानून कोर्ट के अंदर ये मांगता है
कि कोई मेडिकल एक्सपर्ट आके ये बताए कि इनकी मौत इस कारण से, कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ, वो कॉज ऑफ डेथ सिर्फ डॉक्टर वो ही बता सकता है जो पोस्टमार्टम करेगा। जी। कॉज ऑफ डेथ के कई रीज़न होते हैं। सीधी गोली चलने से आदमी नहीं मरता, हेमरेजेस होते हैं, अंदर शॉक एंड उसको शॉक भी लगता है, और वो होता है, बहुत से कई कारण होते हैं। वो जब तक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर आके कोर्ट में नहीं कहेगा कि ये मौत इस गोली चलने से हुई है, तब तक कोई कोर्ट ये नहीं मानेगी। किसी कोर्ट ने नहीं देखा, ना बॉडी देखी, ना फायर करते हुए देखा, ना वो को किस तरीके से गोली लगी, वो सिर्फ डॉक्टर बताएगा। ये कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जी। ये कानून के अंदर दे रखी हैं, सबको पता है गोली कैसे लगी। मतलब कानून ये कहता है कि इस केस में परिवार की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है पोस्टमार्टम के कोई लिए। जरूरत नहीं। पुलिस चाहे तो जब करवा सकती है। और एक मलिक साहब, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो परिवार की तरफ से आई है उसमें ये आया कि जो एफआईआर लॉन्च की गई है, जो सेक्शन जो लगाई गई है, धाराएं जो लगाई गई है, उसमें वो कॉलम में सभी लोगों के नाम नहीं है। तो ये कॉलम में नाम नहीं है, ये क्या मतलब होता है? ये आपकी जो कानून के उसमें या पुलिस की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? देखो, हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट्स। एफआईआर सिर्फ जांच को शुरू करने की एक प्रक्रिया होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। जी। बहुत सी एफआईआर होती हैं जिनमें किसी का नाम नहीं होता, अननोन के खिलाफ होती हैं। पुलिस तफ्तीश के अंदर पता करती है किसकी है किसकी नहीं है। पुलिस अगर किसी का नाम नहीं लिखती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अगर 10 आदमियों के फालतू नाम लिख देती है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच के अंदर ये जरूरी नहीं है कि अगर 14 नाम हैं तो उन 14 के 14 नामों को वो लिखे या उन 14 के 14 के खिलाफ वो कार्रवाई। जी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी को छोड़ सकती है, किसी को निकाल सकती है। पुलिस कोई नई धारा जोड़ सकती है, कोई धारा हटा सकती है। वो तफ्तीश के अंदर है। और जो तफ्तीश का पार्ट होता है उसके अंदर कोर्ट भी इंटरफियर नहीं कर सकती। कोर्ट ये नहीं कह सकती फलां को गिरफ्तार करो, फलां को छोड़ दो, फलां धारा लगाओ, फलां धारा मत लगाओ। ये कोर्ट के परव्यू में भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम। चलो, उन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने धारा कम कर दी। एक सेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स का वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, दूसरे वाला होना चाहिए। उन्होंने नहीं लगाया, नाम उन्होंने 4 आदमियों के नहीं लिखे, तो ये चालान फाइनल कोर्ट में जाए। जी। उस कोर्ट के अंदर जिन जिन लोगों के कंप्लेनेंट ने नाम लिख रखे हैं उनके बारे में पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी कि किसके खिलाफ सबूत मिले, किसके खिलाफ नहीं मिले, किसको छोड़ दिया गया, किसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने वाले को कब बेल मिली, नहीं मिली तो जेल में है, क्या है, वो सारी चीज़ उसके अंदर आएंगी। फिर कोर्ट के अंदर जब ये चीज़ चली जाएगी तो वहाँ फिर कंप्लेनेंट के पास रास्ता है कि जी ये मेरी कंप्लेंट है, ये सबूत है, इन लोगों को छोड़ दिया गया। इनको पहले 190 सीआरपीसी होती थी, उसके अंदर वो बुला सकते, सबको बुला सकते। उसके बाद वहाँ भी नहीं आया, सेशन के अंदर कमिट हो जाएगा। सेशन के अंदर जाने के बाद फिर आप उसी चीज़ को एजिटेट कर सकते हो कि जी इन लोगों को छोड़ दिया। वहाँ भी नहीं आया तो पहले 319 सेक्शन होता था सीआरपीसी का, उसमें गवाही के वक्त फिर से उनके नाम लेके फिर से कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इनको लिया जाए। तो ये पुलिस आखिरी वो नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, या इन्होंने जिसको मुल्जिम बना लिया वो मुल्जिम बन ही गया। आगे जाकर मतलब ये जांच का विषय है। जांच जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, ये पुलिस की एजेंसी का काम है। जी। और जैसे आपने बताया कि पुलिस की एजेंसी का ये काम है, पुलिस जांच करेगी। लेकिन जैसे एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च होने के 90 दिन के अंदर ऐसे होता है कि कोर्ट में चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। तो हो सकता है परिवार ये चाहता हो कि 90 दिन के जब चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, चार्जशीट पेश की जाएगी, तो 3 महीने का जो गैप है वो काफ़ी लंबा होता है। और उसमें मामला जो आज जितना गर्म है 3 महीने बाद नहीं होगा वास्तव में। इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, करेक्ट कर दूं मैं, एफआईआर रजिस्टर होने के 3 महीने के बाद नहीं जी, किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन उसको गिरफ्तार किया उस दिन से 90 दिन के अंदर वो तफ्तीश पूरी होनी चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारी के 90 दिन गिरफ्तारी 2 तरह के केस हैं, जिनमें 10 साल से कम की सजा है उसमें 60 दिन, जिसमें 10 साल से ऊपर सजा है उसमें 90 दिन। अगर वो तफ्तीश 90 दिन में पूरी नहीं हुई मान लो, तो केस खत्म नहीं होगा। उस आदमी को जमानत पे छूटने का अधिकार 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद
कि तफ्तीश पूरी नहीं हुई, मुझे को छोड़ दिया जाए। तफ्तीश फिर भी चलती रहेगी। तफ्तीश के लिए बहुत लंबा समय। अगर ये गिरफ्तार ही नहीं करते अभी किसी को और बाहर की बाहर जांच करेंगे तो कितना ही लंबा टाइम ले लो, साल ले लो, 2 ले लो। कितने ये राजनेताओं के खिलाफ केस दर्ज होते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, साल साल चलते रहते हैं। तो वही इसके अंदर भी हो सकता है। गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, वो तो पुलिस ये ठीक समझेगी कि भैया मेरे को इसकी गिरफ्तारी जरूरी है, मेरे को इससे पूछताछ करनी है, मेरे को जांच करनी है। इस केस के अंदर कोई भी पूछताछ की गुंजाइश ही नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्री है। जो कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो अपनी नौकरी से रिलेटेड है कि मेरी यहाँ प्रताड़ना हुई, मेरी वहाँ प्रताड़ना हुई। ऐसी लंबी प्रताड़ना को सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहता है कि वो प्रॉक्सिमिटी नहीं है उसकी एक्चुअल सुसाइड की डेट से, वो नज़दीक होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, जैसे किसी ने 10 साल पहले कोई आरोप लगाए और उसके बाद 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद किसी ने सुसाइड किया, तो वो बात नहीं, वो नहीं बनती। मैं आपको बताऊं, अभी ये बहुत रिसेंटली एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, अभिनव मोहन देलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 18 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन, इनकी बेंच का ये फैसला है। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, हैरासमेंट इवन इफ प्रोलॉन्ग्ड मस्ट हैव ए प्रॉक्सिमेट प्रायर एक्ट डायरेक्टली लीडिंग टू दिस सुसाइड। चाहे कितनी लंबी हैरासमेंट हो, लेकिन बिल्कुल इमीडिएट कोई कारण होना चाहिए सुसाइड के लिए। उसके बाद अबेटमेंट को करने के लिए गिल्टी माइंड शो करना चाहिए कि इन सब की मंशा ये थी जी कि ये आत्महत्या कर ले। तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने जो उसके साथ ज्यादतियां की वो हैरासमेंट हो सकती हैं, वो नौकरी के अंदर ज्यादतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या वो ये चाहते थे कि ये आदमी परेशान होकर सुसाइड कर ले? 10 साल पहले अगर किसी ने हरासमेंट किया तो सुसाइड का कारण नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता। तो जैसे अभी उनका एक गनमैन जो सुशील कुमार है, उनको अरेस्ट किया करप्शन के मामले में, किसी शराब कारोबारी से रिश्वत के मामले में उनको अरेस्ट किया और जेल में भी है। तो इस मामले में भी उनका नाम कहीं ना कहीं IG के तौर पे उनका नाम सामने आया, तो क्या ये कारण हो सकता है? देखिए जी, ये अब उनकी मेंटल स्टेट के ऊपर है, वो कितने मजबूत मेंटली थे या नहीं थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शरद कुमार जी यहाँ IG पुलिस थे रोहतक, बाद में वो NSA के डायरेक्टर भी हुए। करनाल में किसी इंस्पेक्टर की प्रमोशन के लिए उनके नाम से किसी ने पैसे ले लिए जी। वहाँ विजिलेंस ने रेड की, उसको पकड़ लिया। उसने बताया कि रोहतक के अंदर शरद कुमार जी के ये 2 आदमी हैं जिन्होंने लिए मैं पैसे उनको देने हैं। वो यहाँ आई, उनमें से एक को पकड़ लिया, शरद कुमार जी का नाम आपकी प्रमोशन उन्होंने दे दी। उन 2 आदमियों पे केस चला, शरद कुमार जी की तफ्तीश होकर उनको छोड़ दिया गया, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ से IG भी बने, उसके बाद ADG भी बने, उसके बाद NSA में भी गए, कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब जांच में वो नहीं जांच में नहीं पाए गए। इस केस में भी शराब व्यापारी ने उसकी रिकॉर्डिंग दे दी, उनका गनमैन था, प्रिज्यूम किया जाता है कि भी उनका गनमैन था तो उनको पैसे देता होगा। उसने एक डिस्क्लोजर दे दिया कि जी मैं तो उनके लिए लेके जा रहा था, लेकिन वो तफ्तीश का साबित कौन करेगा कि हाँ उन्होंने मांगे थे। एक आदमी के, अगर मैं ये कह देता हूँ पुलिस कस्टडी के अंदर, क्योंकि पुलिस कस्टडी के अंदर दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे से अगर कोई कहलवा लेता है जी मैं फलाने आदमी का कत्ल किया है, पुलिस कस्टडी में हूँ मैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसमें ये कहा जा सकता है कि प्रेशर में आके दबाव के अंदर किसी भी तरीके से कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं है कि भाई मेरे को डिफेम करने के लिए किसी चीज के लिए भी ये किया। तो वो एक इतने सीनियर पुलिस अधिकारी के लिए जिसने हजारों केस देख रखे हों और जो कि इतना एक्टिव रहा हो, और देखने सुनने में ये आता है कि वो बहुत मजबूत भी थे इतने सालों तक, अगर उन्होंने ये चीज सहन की है। और ADGP के पोस्ट पे थे, ADG के लेवल पे एक इतने अधिकारी को ये छोटी मोटी चीजें ये तो दुनिया करती रहती है। सोनीपत DC के खिलाफ भी आया था, उनके रीडर भी पकड़ा गया था रिश्वत लेता हुआ, वो भी फांसी खा लेता। तो ये मेरे ख्याल से ये कारण नहीं होगा, कारण बहुत सी चीजें जुड़ के, और वो 24 घंटे से लिख रहे थे। वो ये जो सुसाइड नोट है ये 24 घंटे पहले, इंडिया टुडे में पढ़ रहा था मैं कि ये 24 घंटे पहले उनकी पत्नी के पास भेज चुके थे वो, लिख के इस पत्र को भी, और अपने जो ये थी वसीयत जो थी वो उसने, इंडिया टुडे कहता है कि जो वो उनके पास जा चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने 15 बार इनको कॉल की, उनकी पत्नी ने, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
तो ये तो 24 घंटे से पहले लिखे हुए बैठे थे। तो कॉल की, तो अब जैसे अभी कोई बात पुलिस जांच में सामने आई है, जब उन्होंने कॉल की उस टाइम पे इन्होंने सुसाइड कर लिया था या उसके बाद किया? नहीं, उसके बाद किया है, क्योंकि वो 24 घंटे के बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, तब वो गई है वहाँ, तब उसने देखा कि वो सुसाइड कर चुके हैं। एक मलिक साहब, इसमें जो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है और वो जो धाराएं हैं वो कितनी गंभीर है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? देखिए जी, सारी धाराएं नॉन बेलेबल हैं। 108 बीएनएस की, अब जो पहले 306 होती थी, उसकी है 10 साल तक की उसमें सज़ा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसको फिर जो सारे लोग मिल के पहले जो सेक्शन 34 होती थी, उसकी अब 3 का 5 आ गया है, तो वो नॉन बेलेबल उसी के साथ मिल जाती है। इसके अंदर तीसरी धारा 315 शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट की, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है, आजीवन। हाँ, आजीवन कारावास की। तो ये 3 धाराएं इसके अंदर इनके खिलाफ बनती हैं, जो प्राइमा फेसाई अगर ये चीज़ को लेके चलते हैं तो एफआईआर के अकॉर्डिंगली ये तीनों धाराएं जो हैं ये बहुत गंभीर धाराएं हैं। उम्र कैद तक की इसमें सज़ा हो सकती है, 10 साल की तो हो सकती है, जो कि 306 अगर अबेटमेंट इनकी साबित हो जाती है तो, और गंभीर तफ्तीश की इस केस के लिए ज़रूरत है। नहीं, आपने जैसे बताया कि सुसाइड के लिए कोई 5 साल 10 साल पुरानी कोई बात है, हरासमेंट की कोई बात है, तो वो इसके लिए सुसाइड के लिए मतलब ये कह सकते हैं एक कारण नहीं हो सकती। क्या SC/ST एक्ट जो लगा है ये इतना पुरानी, जो उनको बार बार उन्होंने कहा कि मेरे को जाति के आधार पे और मेरे को कई तरीके से परेशान किया गया है, तो क्या वो धारा बनती है, उसमें आरोप बनते हैं इन पर? वो उनके साथ जो जातियाँ वो खुद एक कंप्लेंट फाइल करते कि मेरे साथ जातीय आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये प्रताड़ना हुई है। उन्होंने अपने जीते जी कोई शिकायत नहीं की इस तरीके की। उन्होंने सर्विस से रिलेटेड अपनी वो चीज़ें बताई कि मेरे को यहाँ इंक्रीमेंट नहीं मिली, या मेरे को मकान जो मेरा डेजिग्नेटेड है वो नहीं मिला, या मेरी गाड़ी मुझसे छीन ली गई, या वो इस तरीके की जो एलिगेशंस थे वो थे उनके। कभी जातीय भेदभाव की जातीय भेदभाव की उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि मेरे से जातीय आधार के ऊपर मेरे साथ प्रताड़ना की जाती है, मुझे भेदभाव किया जाता है, और ये इंस्टांसेस हैं, इन इंस्टांसेस पे मेरे साथ इस तरीके का वो किया। तो उनकी अपनी ऐसी कोई शिकायत नहीं। अब फाइनल सुसाइड नोट के अंदर जो चीज़ आई है वो ये डिपेंड करती है कि क्या वो सुसाइड के लिए वो चीज़ें पूरी ठीक थी। अगर वो सुसाइड के लिए थी तो फिर वो शेड्यूल ट्राइब्स में आ जाएगा जी। लेकिन अगर वो सुसाइड को साबित नहीं करती, वो अबेटमेंट को साबित नहीं करती, तो फिर ये भी नहीं हो। एक मलिक साहब, जैसे ये जो आरोप है ये पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ यानी कि DGP पे आरोप है, कई IAS ऑफिसर पे भी आरोप है, मतलब बहुत टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स पे आरोप है। तो क्या पंजाब पुलिस के जो IG के नेतृत्व में SIT बनाई है, तो क्या वो निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्योंकि आरोप जो है वो DGP हरियाणा पे है, तो इसके लिए मतलब कोई अलग से कोई एजेंसी हो, CBI की इंक्वायरी हो, या कोई चीफ जस्टिस की बात है कोई आई है, या कोई सिटिंग जज की बात आई है जांच की, तो वो ज़्यादा इसमें निष्पक्षता से जांच कर पाएंगे? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि IPS एक बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत पावरफुल वो है, वो IAS लॉबी से ज़्यादा पावरफुल IPS लॉबी, क्योंकि इनके पास फोर्स है, IAS के पास फोर्स नहीं है। और DGP लेवल का जब अधिकारी उसके अंदर आ जाए तो उस तफ्तीश को करने के लिए बहुत ही मजबूत आदमी चाहिए, जिसके अंदर ये खौफ ना हो कि कल को मेरे साथ कुछ हो जाएगा या इस तरीके से। चंडीगढ़ पुलिस के IG हैं पुष्पेंद्र कुमार, उनको लगाया गया है उनके साथ, और टीम 6 आदमियों की बनाई गई है। लेकिन एक ये दिखाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने, किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो कि अपना टेन्योर बहुत दबंग तरीके से पूरा करके, जस्टिस ओका अभी रिटायर हुए थे जी, ऐसे किसी जज की निगरानी में करवा दी। चाहे पुलिस ही जांच करे, लेकिन किसी रिटायर्ड जज की या सिटिंग जज की निगरानी के अंदर ही, क्योंकि एक जज को ये पता रहता है कि कहाँ इन्वेस्टिगेशन में कमी छोड़ी जा रही है, कहाँ ठीक की जा रही है, तो वो जब उसकी निगरानी में होगा तो वो उसको चेक एंड बैलेंसेस वो अपने सारी चीज़ कर सकता है। CBI को भेजना, या अपने CBI में भी वही पुलिस अधिकारी हैं, चंडीगढ़ पुलिस में भी वही हैं, काडर अलग अलग हैं, सब हैं IPS ऑफिसर्स। तो ये इनकी करने के लिए एक कोई आउटसाइड पुलिस डिपार्टमेंट, कोई चेक और बैलेंस होना चाहिए। वो जुडिशरी का हो, बहुत ईमानदार कोई सीनियर
सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो रिटायर्ड हों या सिटिंग हों, उनको उनकी उसमें ये तो इसमें विक्टिम भी तो आईपीएस ऑफिसर ही थे, विक्टिम आईपीएस ऑफिसर थे। अब इसी चीज का भी एक और चीज देख लीजिए, अगर ये आईपीएस ऑफिसर ना होते तो क्या ये सब कुछ होता? कुछ भी नहीं होना था। मैं यही रोहतक का ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको। झज्जर के अंदर एक प्रोसेस सर्वर ने सुसाइड किया था जी। सेशन जज का ओपनली नाम लेके गया था, सुसाइड नोट भी लिख के गया था, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सेशन जज साहब बड़े बढ़िया तरीके से रिटायर हुए, अब भी कहीं अब एक मलाईदार पोस्टिंग काट रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको कहीं लगा रखा है। डीके बंसल थे, आईएएस ऑफिसर थे, सीनियर मोस्ट। 2016 के अंदर सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया जी। बिना किसी उसके, जल्दी फटाफट उनकी जमानत हो गई। लेकिन एक ईमानदार आदमी के साथ जब इस तरीके की चोट होती है तो बाहर आया, परिवार समेत सुसाइड कर लिया। बहुत लंबा एक सुसाइड नोट लिख के गए कि सीबीआई के इन अधिकारियों ने मेरे साथ प्रताड़ना करी, मेरे घर में मेरी घर की औरतों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। लेकिन सीबीआई ने खुद ही जांच कर ली और खुद ही कह दिया कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारे अफसरों ने कुछ नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। ये तो यहाँ शुक्र करो एफआईआर दर्ज हो गई है, ये भी ना होती। आईपीएस थे, एडीजीपी रैंक था, इसीलिए एफआईआर दर्ज हो, नहीं तो एफआईआर नहीं होती। एफआईआर भी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, ये उदाहरण है। वो भी एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, 59 साल की उम्र थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, डायरेक्टर जनरल कॉमर्शियल कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अब इस मामले को आप क्या देखना चाहते हैं आप लीगल तौर पे? लीगल तौर पे मैं अगर सलाह दूं तो सिर्फ एक ही चीज़ दूंगा कि इसकी जांच को बढ़ने दिया जाए आगे। जो पुलिस कर रही है, हठ धर्मिता ना तो परिवार की तरफ से होनी चाहिए, ना सरकार की तरफ से होनी चाहिए, न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से होनी चाहिए। हाँ, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार, बढ़िया अच्छी छवि वाले जज, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सिटिंग हो, उनकी निगरानी के अंदर उनको इस एसआईटी का हेड बना दिया जाए। वो अपनी देख रेख के अंदर इसकी जांच कराएं, एक एक पहलू की जांच हो और उसके बाद आगे जो भी नतीजा हो कानून के साथ। तो दोस्तों, वाई पूरन कुमार सुसाइड प्रकरण को लेके कानूनी तौर पे हमने इस बारे में अपने प्रदीप मलिक, जो अपने सीनियर मोस्ट वकील हैं और क्रिमिनल केसों को देखते रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। इसमें अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है और ये केस कितना मजबूत बनता है सुसाइड नोट के आधार पर। तमाम पहलुओं पे हमने बातचीत की और वकील साहब ने भी तकनीकी जो है कानूनी तौर पे जो पहलू बनते थे उनकी एक एक पॉइंट पे हमारे साथ डिस्कस किया है। आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।